नमस्कार मित्रों 14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त ये 3 दिन ऐसे हैं जिन 3 दिनों में पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जो इबारत थी वो बदल गई, पूरी की पूरी बदल गई। जो भारत 12 अगस्त को यह था या 13 अगस्त को था, वो 17 या 18 को नहीं था। अब इसमें क्या हुआ, ये ऐतिहासिक घटनाक्रम अपने आप में बड़ा चौंकाता भी है और सिहरन भी होती है कि क्या हम ऐसे दौर से गुज़रे जो दौर इतना ज़्यादा भयावह था। चलिए पहले बात शुरू करते हैं आज के दिन से, 14 अगस्त से। 14 अगस्त बड़ा विचित्र दिन था। विचित्र इसलिए नहीं कि रात को संविधान सभा में आधी रात को जो ही रात के 12 बजे का घंटा बजा, उस समय पंडित नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में अपना ऐतिहासिक भाषण द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी वो दिया था। इसलिए सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है दिन, ये महत्वपूर्ण और कारणों से भी है। इसलिए भी ये दिन महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत की, क्योंकि स्वाधीनता 15 अगस्त को घोषित होनी थी और पाकिस्तान एक दिन पहले 24 घंटे पहले स्वयं को स्वाधीन घोषित करने का इच्छुक था। अब इसी छोटी सी पेचीदा बात में बड़ी परेशानी हुई, बहुत दिक्कतें आईं और माउंटबेटन चाहते थे कि जिस दिन पाकिस्तान की स्थापना हो, जिस दिन गवर्नर जनरल के रूप में यद्यपि वहाँ पर जिन्ना ने शपथ लेनी है, उस दिन मैं वहाँ पर मौजूद रहूँ। उस ऐतिहासिक पल में मेरी मौजूदगी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पद का कार्यभार अपने हाथों से सौंपना चाहता हूँ। एक विमान से 13 अगस्त के दिन जिन्ना दिल्ली में अपना सामान समेटकर, दिल्ली के विशेष रूप से आप बंगला औरंगज़ेब रोड के ऊपर जिनका बंगला था, जो निवास था, उसको छोड़कर 13 अगस्त को बजाय कराची के सीधे बम्बई गए। और बम्बई विशेष विमान से जाने के बाद वहाँ पर एक ड्राइवर, उनकी बेटी का ड्राइवर, बेटी उनकी जिसका नाम था दीना, तो दीना के ड्राइवर को उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? तो ड्राइवर ने कहा जी सर, मुझे मालूम है। और तुम्हें हिदायत दी गई थी कि एक गुलाब के फूलों का एक रीथ चाहिए, हार चाहिए, तुम वो भी लाए हो? कि बिल्कुल लाया हूँ सर। और जिन्ना बड़े उदास मन से उस गाड़ी में बैठे, तब वो अकेले थे और गाड़ी जो थी उस वक्त वहाँ के बम्बई, तब बम्बई था, मुंबई तो बाद में हुआ, तो बम्बई के जो पारसी शमशान गृह था वहाँ पर सीधी गई, वहाँ पहुँची। जिन्ना उतरे, नम आँखों से उन्होंने अपने हाथ में फूलों का वो गुच्छा लिया, जिसे रीथ भी कहते हैं परंपरागत शब्दों में, और वो उठाकर स्वयं अपने हाथ से एक कब्र तक गए। ये कब्र उनकी सबसे प्रिय बेगम रती की थी, जो पारसी थी, और इसलिए उसको पारसी एक जो कब्रिस्तान था उसी में दफनाया गया था। वहाँ गए, वहाँ उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ उस पर वो रीथ रखी, फूल रखे और नम आँखों से 2 पल वहीं खड़े रहे। और सिर्फ उनके मुंह से इतना ही निकला कि तुमने एक बार ये इच्छा व्यक्त की थी कि मैं देश का सबसे बड़ा शासक बनूं, तो मैं बन गया हूँ। मैं तुम्हें उस बात की मुबारकबाद देने भी आया हूँ और उस सारी की सारी चीज़ों का जो श्रेय है वो तुम्हें देने आया हूँ। और इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल पाए। जिन्ना को फातिहा पढ़ना नहीं आता था। यद्यपि वो एक इस्लामी राष्ट्र के प्रमुख बनने जा रहे थे, लेकिन इस्लामी राष्ट्र के पहले प्रमुख को ना नमाज कभी उन्होंने पढ़ी थी और ना ही फातिहा पढ़ने की, या जो भी रिचुअल्स मुस्लिम धर्म के होते हैं उन्हें कंठस्थ नहीं थे, उनको किसी की मदद लेनी पड़ती थी। बहरहाल
उन्होंने वो परंपरागत जो भी रिचुअल्स थे, जो परंपराएं थी, वो पूरी की। और उसके बाद उन्हीं नम आँखों से वो वापस गाड़ी में बैठकर सीधा फिर एयरपोर्ट गए और वहाँ से विमान लेकर सीधा कराची चले गए। कराची में उनका भव्य स्वागत होना ही था, क्योंकि कराची में अगले दिन 14 अगस्त को उनको देश के पहले गवर्नर जनरल, नए देश के पहले गवर्नर जनरल के रूप में उन्हें झंडा फहराना था। माउंटबेटन 14 अगस्त को इस सुबह वहाँ पहुँच गए थे। साथ में उनकी पत्नी भी थी, दोनों पति पत्नी वहाँ पहुँच गए थे, और साथ में शायद पामेला भी थी। तो ये परिवार समेत ये विशेष विमान से वहाँ पहुँचे और उसके बाद सीधे कराची उस स्थान पर गए जिस स्थान पर शपथ ग्रहण समारोह होना था। तो वहाँ उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी की। वहाँ जब यूनियन जैक को नीचे उतारा जा रहा था और पाकिस्तान का झंडा लहराया जाने वाला था, या झंडा आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, यूनियन जैक धीरे धीरे उतर रहा था, तो थोड़ा सा जिन्ना को ना उस पर माउंटबेटन को थोड़ी सी अजीब सा लगा कि यार ये रस्म आगे पीछे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। पहले यूनियन जैक उतार लेते, बाद में आराम से पाकिस्तान का झंडा ऊपर जाता। और बहरहाल जो हो गया, उन्होंने इसमें कोई बदमज़गी पैदा करने की कोशिश नहीं की, और रस्म अदा करने के बाद वो सीधे विशेष विमान से ही वापस लौट आए नई दिल्ली। नई दिल्ली में उनसे वहाँ जो भारतीय नेता थे वो पहले आग्रह कर चुके थे कि देश के पहले गवर्नर जनरल के रूप में आप ही मौजूद रहेंगे, आप ही शपथ लेंगे, और उसके बाद हमारी जो परंपरा है भारतीय संविधान के अनुसार वो राष्ट्रपति के रूप में किसी की मनोनयन, किसी का या किसी की नियुक्ति, ये सारी परंपराएं हम बाद में पूरी करेंगे। बहरहाल माउंटबेटन ने कोई भी बीच में बाधा डालने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई मैं एक ही गुजारिश है कि जिस पल आप अपना झंडा फहराएं उस पल यूनियन जैक को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। यूनियन जैक भी यहाँ इतने वर्षों तक फहराता रहा है आपके लाल किले के ऊपर, हमारे इंडिया गेट के ऊपर, तो उसको बड़े सम्मान के साथ ही नीचे लाया जाए, और सम्मान के साथ जो परंपरागत रूप से सलामी होती है उसको भी दे दी जाए, और जो परंपरागत रूप से नए ध्वज को सलामी दी जानी है वो अलग से दी जाए। तो ये दोनों चीज़ें चलें, लेकिन इसमें किसी को भी किसी भी अपमानजनक बर्ताव की बू नहीं आए। 14 अगस्त इस तरह से निपट गया मित्रों कराची में। जिन्ना ने अपने पहले भाषण में भावुक होकर बहुत सी बातें कह दी कि मेरे इस नए मुल्क में सभी धर्मों को छूट मिलेगी, किसी के धर्म पर कोई आघात नहीं होगा, सभी धर्मों का विकास होगा, सम्मान होगा। न जाने क्या क्या उस शख्स ने उस दिन एक पवित्र आत्मा बनकर घोषित किया। ये बात अलग है कि उसके बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में उनकी जो कही गई बातें थी उनका सम्मान नहीं हुआ, ये बात अलग है। और उसके बाद माउंटबेटन लौट आए। अब सबसे बड़ा ये था कि सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ था कि कहाँ क्या किया जाए किसी को पता नहीं था। मूल रूप में समारोह तय ये हुआ था कि समारोह जो पहला समारोह है वो इंडिया गेट पर ही होगा, और इंडिया गेट पर उस समारोह के लिए उम्मीद थी कि क्योंकि शरणार्थी दिल्ली के अलग अलग शिविरों में ठहरे हुए हैं और उस सारे के सारे माहौल में गमज़दा माहौल भी है, चिंताओं का भी है, फ़िक्र का भी है, अनिश्चय का भी है। उस माहौल में 15 से 20 हज़ार लोग ही वहाँ पहुँच पाएंगे, तो उनकी व्यवस्था पूरी की जाए। लेकिन अचानक एकदम से बावजूद सारे आघातों के जोश में लोग इतने ज़्यादा थे कि शरणार्थी शिविरों के लोग भी इस ऐतिहासिक लम्हे को देखने के लिए अपना दुख, दर्द, पीड़ा भुलाकर उधर उमड़ पड़े, और देखने वालों की संख्या, वहाँ दर्शकों की संख्या 5 लाख तक पहुँच गई। इतनी बड़ी संख्या को नियंत्रण में रखना भी संभव नहीं हो पा रहा था, और इतनी भीड़ में माउंटबेटन के लिए भी ये संभव नहीं था कि वो अपने सारे अंगरक्षकों को आगे रखते हुए भी वहाँ मुख्य मंच तक पहुँच सकें,
उन्होंने दूर से ही इशारा भी किया और अपने एक अर्दली को भेजा नेहरू के पास कि ये रस्म तुम पूरी कर दो, मेरी ओर से घोषणा कर दो, क्योंकि मैं मंच तक नहीं पहुंच पा रहा, नहीं पहुंच पाऊंगा। और उस दिन से पहले गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को 31 तोपों की सलामी लेने का अधिकार था, लेकिन उस दिन गवर्नर जनरल के रूप में जो सलामी दी गई वो 21 तोपों की दी गई, क्योंकि जो नई परंपराएं थी वो सभी राष्ट्राध्यक्षों के लिए जो जो विश्व भर में तय थी वही यहाँ पर अपनाई गई। और मित्रों, जो लाल किले वाली बात है जिसका उल्लेख अक्सर इतिहासकार, घटनाक्रम लिखने वाले वो यही करते हैं कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया गया, ऐसा कुछ नहीं था। ये 16 अगस्त को ही फहराया जा सका, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा दरहम बरहम हो चुकी थी, उन व्यवस्थाओं के बीच में कुछ भी संभव नहीं था। तो नेहरू का जो ऐतिहासिक भाषण था, द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, वो आधी रात को, 14 अगस्त की आधी रात को संविधान सभा में दिया गया। और जो लाल किले पर झंडा फहराने की रस्म पहली बार अदा हुई वो 16 अगस्त को हुई। और इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, बड़ी विचित्र है, जिसका उल्लेख इतिहासकारों ने भी किया और ये साहित्य के पन्नों में भी दर्ज है कि जब जिन्ना अपना पहला भाषण दे रहे थे या नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार राष्ट्र से मुखातिब हो रहे थे, 14 अगस्त की रात को भी और 16 अगस्त की सुबह को भी, उस वक्त उन्हें भी ये पता नहीं था कि हम जिन लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, जिन देशों से मुखातिब हो रहे हैं, उन देशों की सीमाएं क्या हैं। मसलन उस दिन तक स्थिति ये थी कि रेड क्लिफ की रिपोर्ट, जो विभाजक रिपोर्ट थी, वो अभी तक सरकार के हाथ में नहीं आई थी। उसने दावा ज़रूर किया था, वादा भी किया था कि मैं हर हालत में 14 अगस्त से पहले पहले रिपोर्ट दे दूंगा। लेकिन बहुत सारी औपचारिकताएं ऐसी होती हैं मित्रों, जिनमें फंसकर कोई भी व्यक्ति चीज़ों को समय पर एक मशीन की तरह से उसका रूप नहीं दे सकता। तो रेड क्लिफ ने अपनी रिपोर्ट बमुश्किल 17 अगस्त को सौंपी और 17 अगस्त को स्पष्ट हुआ कि कौन सा इलाका भारत में है, कौन सा अपने पाकिस्तान में है। और उसके बाद फिर ये बंटवारे का सिलसिला शुरू हुआ कि सामान कैसे बटेगा, कैसे नहीं। वो कहानी बड़ी लंबी है, उसका जिक्र फिर कभी, पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेंगे दोबारा नए सिरे से सारी घटनाओं का। लेकिन आज के दिन जो है, ये 3 दिन इतिहास के पन्नों में जश्न और त्रासदी के समान भाव से भोगे जाने वाले दिन थे। शुक्रिया।